जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं नीरज। स्वागत है आप सभी का खजुराहो एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम जीव विज्ञान से संबंधित उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। बात करें उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। उत्सर्जन तंत्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों एवं उत्पादों को बाहर निकाला जाता है। बात करें उत्सर्जन और मलत्याग में क्या अंतर होता है। शरीर से चयापचय अपशिष्ट को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, जबकि पाचन न हो पाने वाले भोजन को बाहर निकालना मलत्याग कहा जाता है। उत्सर्जन से संबंधित अंग किडनी, फेफड़े, यकृत एवं त्वचा। मलत्याग केवल मलाशय से गुदा द्वारा होता है। बात करें उत्सर्जन में कोशिकाओं के अंदर बनने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे पेशाब में यूरिया और सांस में CO2 का उत्सर्जन होता है। मलत्याग जो भोजन पच नहीं सका और कोशिकाओं में नहीं गया, जैसे मल में अपचित भोजन, मल त्याग द्वारा बाहर निकाला जाता है। बात करें चयापचय क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट चयापचय पर ये कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करते हैं। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ पैदा करते हैं। वसा चयापचय पर यह भी कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करते हैं। बात करें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं। अमोनिया, सूत्र NH3 होता है। यूरिक अम्ल C5H4N4O3 होता है। यूरिया CH4N2O होता है। बात करें अमोनिया की। अमोनिया किसमें पाया जाता है। अमोनिया हटाने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। यह केवल जलीय जंतुओं में ही सक्षम होता है, क्योंकि जो जीव जल में रहेंगे उन्हें जल की कमी नहीं होगी और उसके द्वारा वो अमोनिया को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। अमोनिया निकालने वाले उदाहरण अकशेरुकी। कीटों को छोड़कर हड्डीदार मछलियाँ मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जानवर अमीनोटैलिक कहलाते हैं। जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं ये मुख्य रूप से कौन होते हैं। हड्डीदार मछलियाँ। मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जानवर अमीनोटैलिक कहलाते हैं। बात करें यूरिया। मध्यम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, जैसे मनुष्य, उभयचर एवं स्तनधारी। अब हमें क्या है, मध्यम जल की आवश्यकता होती है। ना तो ऐसा है कि बिल्कुल भी जल की आवश्यकता ना हो, या फिर हम पानी में ही डूबे रहें, ऐसा भी नहीं है। तो जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरियोटैलिक कहा जाता है। बात करें यूरिक अम्ल की। इसे हटाने के लिए बहुत ही कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अब ये यूरिक अम्ल कौन कौन उत्पादित करते हैं। कीट, सरीसृप एवं पक्षी। आपने देखा होगा सरीसृप, कीट एवं पक्षी, इनकी जो लेटरिंग होती है ये लिक्विड टाइप में होती है। ये जीव अर्ध ठोस या पेस्ट रूप में उत्सर्जन करते हैं। ना तो वो पूरी टाइट लेटरिंग होती है उनकी, मतलब जो गंदगी होती है मलत्याग करते हैं, और ना ही बिल्कुल तरल होता है। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वालों को यूरिकोटैलिक कहते हैं। मानव शरीर में यूरिया कैसे बनता है। भोजन में प्रोटीन होता है, वो अमीनो अम्ल में बदलता है। अमीनो अम्ल अतिरिक्त अमीनो अम्ल में बदलते हैं, यकृत में जाकर यानी लीवर में टूटते हैं। अमोनिया का निर्माण होता है। यूरिया रक्त में जाता है, रक्त गुर्दे में पहुंचता है, और गुर्दे में जब ब्लड साफ किया जाता है तो ये मूत्र से बाहर निकल जाता है। मनुष्य में यूरिया चक्र निम्न में से किस अंग में होता है। तो यूरिया चक्र, खून से यूरिया को यकृत में यानी लीवर में अलग किया जाता है, फिर ये मूत्र के साथ बाहर
निकल जाता है। बात करें पूछे गए प्रश्नों की, मानव शरीर में कौन अमोनिया को यूरिया में बदल देता है? अमोनिया को यूरिया में यकृत बदल देता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या पाया जाता है? एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, मतलब हमारे शरीर में कितनी किडनी होती हैं? 2। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, अब दोनों किडनियों से एक एक मूत्रवाहिनी निकल के आएगी। जो मूत्र होगा वो कहाँ स्टोर होगा? मूत्राशय में। वहाँ से फिर एक मूत्र मार्ग के द्वारा बाथरूम जो है बाहर निकाली जाती है। तो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी किडनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ता है? जो गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ता है यह है मूत्रवाहिनी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मानव के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित गलत तरीके से मेल खाता है? जो मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित गलत तरीका बताना है। मूत्र मार्ग एक जोड़ी होता है क्या? नहीं, अभी हमने पढ़ा कि एक जोड़ी किडनी यानी 2 किडनियां होती हैं और 2 मूत्रवाहिनी यानी एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती है। एक मूत्राशय होता है जहां आपका मूत्र इकट्ठा होता है और फिर वहां से एक मूत्र मार्ग होता है जहां से मूत्र को अलग कर दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा कि मूत्र मार्ग एक जोड़ी होता है। मूत्राशय अयुग्मित यानी एक होता है, सही है। मूत्रवाहिनी एक जोड़ी होती है और गुर्दे भी एक जोड़ी होते हैं। बात करें किडनी यानी गुर्दे के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं और इसके विशेषज्ञ को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। किडनी का जो आकार होता है, ये जो राजमा चावल खाते होंगे उन्हें पता होगा, राजमा के आकार की किडनी होती है। वजन 120 से 170 ग्राम होता है। निर्माण यहाँ पर मूत्र का निर्माण होता है। लंबाई इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। तो आपको लगता होगी किडनी आपके शरीर में बहुत बड़ी जगह लेती होगी, तो नहीं। एक राजमा के दाने के आकार की ये होती है। वजन 120 से 170 ग्राम होता है। निर्माण करता है मूत्र का। लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। बात करें नेफ्रॉन का क्या होता है? नेफ्रॉन गुर्दे की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है। नेफ्रॉन मानव गुर्दे में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी में कितने होते हैं? 10 लाख और दोनों किडनियों में 20 लाख। नेफ्रॉन के कप जैसे भाग को बोमन संपुट कहते हैं या फिर बोमन कैप्सूल कहते हैं। ये आपकी किडनी का कुछ डायग्राम बना है जिसमें ग्लोमेरुलस, बोमन संपुट, कप जैसा भाग, फिर समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका और फिर यूरिन फ्लो यानी यूरिया कहाँ से फ्लो होता है। बात करें बोमन संपुट की, कप के आकार की संरचना जो ग्लोमेरुलस को घेरती है, जैसा कि आप इसमें चित्र में देख सकते हैं। बोमन संपुट क्या है? ग्लोमेरुलस को घेर रहा है। रक्त को फिल्टर करके प्रारंभिक निस्यंदन बनाता है। ये क्या करता है? आपके ब्लड को फिल्टर करेगा। इसके बाद जो ग्लोमेरुलस होता है, बोमन कैप्सूल के अंदर छोटी रक्त कोशिकाओं का एक जाल होता है। ग्लोमेरुलस क्या होता है? रक्त कोशिकाओं का एक जाल। यहाँ रक्त का निस्यंदन उच्च दाब में होता है। बात करें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, जिसे PCT के नाम से जानते हैं। बोमन कैप्सूल के ठीक बाद अत्यधिक कुंडलित नलिका ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण जैसे उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित करता है। बात करें लूप ऑफ हेनले, एक U आकार की नलिका जिसमें एक अवरोही भाग होता है जहां जल का पुनः अवशोषण होता है।
एक आरोही भाग जहाँ जल पुनः अवशोषित होता है। बात करें डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की, जिसे डीसीटी कहते हैं। ये हेनली लूप के बाद एक और कुंडलित नलिका होती है। अपशिष्ट पदार्थों पोटेशियम और हाइड्रोजन आयनों का चयनात्मक पुनः अवशोषण और स्राव यहाँ पर होता है। तो इस डीसीटी में क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों जैसे पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। बात करें कलेक्टिंग डक्ट की, अनेक नेफ्रॉन से मूत्र प्राप्त करता है। मूत्र को वृक्क श्रोणि तक ले जाने का काम भी क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट करती है। अब प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, मानव वृक्क में वृक्काणु के नलिका नुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। जो आपको मानव वृक्क है यानी किडनी है, इसमें किन किन चीज़ों को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है ताकि ये वेस्ट के रूप में बाहर ना निकल जाए। ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल, इन सबको पुनः किडनी से अवशोषित कर लिया जाता है ताकि आपके पाचन में और एनर्जी बनाए रखने में ये मदद कर सके। बात करें पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन की, बोमन्स संपुट, ग्लोमेरुलस, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, इनकी लोकेशन कहाँ होती है, कॉर्टेक्स में। बात करें मेडुला में क्या पाया जाता है, लूप ऑफ हेनले संग्राहक नलिका पाई जाती है। शरीर का पूरा रक्त 24 घंटे में 350 बार किडनी से होकर गुजरता है। अब आप ये सोचिए कि आपके शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। वो एक ऐसी जगह से गुजरता है जो एक राजमा के दाने के आकार की होती है, जिसका वजन 120 से 170 ग्राम ही होता है। निर्माण इसका कार्य होता है मूत्र का निर्माण। लंबाई केवल 10 से 12 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है एक किडनी की। इतनी छोटी सी चीज़ से आपका ब्लड 24 घंटे में कितनी बार गुजरता है, 350 बार आपका 5 से 6 लीटर ब्लड वहाँ से गुजर रहा है। मतलब मान के चलिए आपके शरीर में कुल 5 लीटर ही ब्लड है, 350 से आप गुणा करें कितना हो जाएगा, 1750 लीटर ब्लड। मतलब किडनी क्या करती है, आपकी 1750 लीटर ब्लड को पर डे छानने का काम कर रही है। बात करें लगभग 1800 लीटर रक्त को छानकर 150 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाया जाता है। अभी हमने बात की लगभग 1750 1800 लीटर ये रक्त को छानती है, क्योंकि 24 घंटे में कितनी बार छान रही है, 350 बार। और हमारे शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। इस 1800 लीटर रक्त को छानकर 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाया जाता है। हर मिनट में लगभग 127 मिलीलीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। अब हर मिनट में इतना बन रहा है तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं। तो 1440 गुणा 127 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक दिन में कितने लीटर फिल्ट्रेट बन रहा है। इसमें से जो 127 मिलीलीटर ग्लोमेरुलर बन रहा है, इसमें से 126 मिलीलीटर रक्त में पुनः अवशोषित हो जाता है। 127 पहले किडनी ने बाहर निकाला, उसमें से 126 पुनः अवशोषित कर लिया जाता है किडनी के द्वारा ही। बचा कितना, 1 मिलीलीटर। अब 180 मिलीलीटर 180 लीटर में से यदि 1% निकालें तो ये परसेंटेज में कैसे होता है, परिणाम स्वरूप 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से 1.5 लीटर मूत्र बनता है। यानी एक वयस्क पुरुष या
स्त्री में पर डे कितना मूत्र बनता है? 1.5 लीटर। बात करें कंपोजिशन ऑफ यूरिन, अब जो आपका मूत्र होता है इसमें पाया क्या क्या जाता है? इसमें 95% पानी पाया जाता है, 2% यूरिया, 2% सॉल्ट जिसमें सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन पाई जाती है। यूरिक एसिड 0.05%, क्रेटिनाइन 0.01%, अमोनिया ट्रेस अमाउंट मतलब ना के बराबर। अदर सब्सटेंस, इसमें विटामिन भी पाए जाते हैं, हार्मोन भी पाए जाते हैं और ड्रग्स भी पाया जाता है। तो इतनी चीज़ें आपके मूत्र में पाई जाती हैं, वाटर, यूरिया, सॉल्ट, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, अमोनिया और अदर सब्सटेंस। बात करें यूरिनरी ब्लैडर की। मूत्राशय एक मांसपेशीय गुब्बारे जैसी थैली होती है जो मूत्र को अस्थायी रूप से तब तक संग्रहित रखती है जब तक कि वह शरीर से बाहर नहीं निकल जाता। अब आपका शरीर में जो किडनी है ये क्या कर रही है? ब्लड से अमोनिया को फिल्टर करती हैं। वहीं से आपके शरीर में जो पानी आपने पिया है, खाना खाया है, वो अवशोषण होके कहाँ पहुँचा? किडनी में। वहाँ से वो फिल्टर होके उस पानी के साथ ये अमोनिया मिक्स होके कहाँ पहुँचेगा? मूत्राशय में। अब ये मूत्राशय एक गुब्बारे जैसी थैली होती है। अब जैसे गुब्बारा फुलाते हैं मुँह से तो हवा भरते जाओगे वो बढ़ती जाएगी, ऐसे ये है कि ये गुब्बारे जैसी थैली होती है, इसमें मूत्राशय है ये, इसमें मूत्र जमा होता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपको लगेगा कि अब हमें बाथरूम करने जाना है। लोकेशन, यह एब्डोमेन के निचले हिस्से में पेल्विक हड्डी के पीछे स्थित होता है। पेल्विक हड्डी क्या होती है? जो आपकी कूल्हे की हड्डी होती है इसके पीछे ये मूत्राशय स्थित होता है। बात करें मूत्राशय की क्षमता एवं पेशाब करने की इच्छा। अब ये प्रश्न पेपर में आए हुए हैं इसलिए इसे पढ़ाना पड़ रहा है। बात करें मेल में क्षमता कितनी होती है और फीमेल में? जो मेल का मूत्राशय होता है इसमें 400 से 600 मिलीलीटर तक मूत्र जमा हो सकता है। फीमेल में 300 से 500 मिलीलीटर तक मूत्र जमा हो सकता है। इच्छा कब होने लगेगी आपकी? जैसे ये 40-50% भरेगा, यानी 200 से 300 मिलीलीटर मेल में मूत्राशय में मूत्र जमा हो जाएगा, आपको इच्छा होगी कि हम टॉयलेट कराएं। फीमेल में 40 से 50% यानी 150 से जैसे 250 मिलीलीटर मूत्राशय में मूत्र जमा होगा, आपको इच्छा होगी कि हम टॉयलेट हो आएँ। बात करें मूत्र मार्ग की, जिसे यूरेथ्रा कहा जाता है, लंबाई इसकी 18 से 20 सेंटीमीटर होती है। फीमेल में कम होती है इसकी लंबाई, मेल में क्या है लंबाई ज़्यादा होती है, फीमेल में 3 से 5 इंच ही होती है। बात करें आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी तो इसे हेमोडायलिसिस कहते हैं। हेमोडायलिसिस में मनुष्य के शरीर से एक ट्यूब द्वारा रक्त बाहर निकाला जाता है। इस रक्त को एक विशेष मशीन जिसका नाम है डायलाइजर, इससे गुजारा जाता है, जिसमें एक खास झिल्ली होती है। यह झिल्ली यूरिया, क्रिएटिनिन और अतिरिक्त लवण जैसे अपशिष्ट पदार्थों को छानती है। इसके बाद शुद्ध रक्त को वापस शरीर में भेज दिया जाता है। जैसे किसी किसी की किडनी खराब हो जाती है, ज़्यादा शराब का सेवन करता है उनकी भी किडनियाँ खराब हो जाती हैं, और जो शराब का सेवन नहीं करता है जैसे महिलाओं को हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि शराब पीने से ही किडनी खराब हो रही हो, कई कारण हो सकते हैं। यदि आपकी किडनी दोनों फेल हो गई हैं तो एक हीमोडायलिसिस नाम की टेक्निक होती है, मशीन होती है, जिसमें मनुष्य के शरीर से एक ट्यूब द्वारा, नली द्वारा रक्त बाहर निकाला जाएगा, उस मशीन में से होते हुए गुजारा जाएगा। मशीन डायलाइजर से गुजारा जाता है, तो मशीन का नाम क्या है डायलाइजर, जिसमें एक खास तरह की झिल्ली होती है जो आपके ब्लड से यूरिया, क्रिएटिनिन और अतिरिक्त लवण जैसे अपशिष्ट पदार्थों को छानती है।
इसके बाद जो शुद्ध रक्त बचता है वो दूसरी नली के माध्यम से आपके शरीर में प्रविष्ट करा दिया जाता है। बात करें गुर्दे की पथरी कैसे बन जाती है। गुर्दे में कठोर खनिज जमाव जैसे कैल्शियम का जमाव हो जाए या फिर यूरिक अम्ल का यदि जमाव होता है, जिसके कारण दर्द और रुकावट पैदा होती है। आपके जो मूत्राशय है या फिर किडनी है जिसमें कुछ खनिज जमाव जैसे कैल्शियम का जमाव होने लगे या फिर यूरिक अम्ल का जमाव होने लगे, जिसके कारण आपको टॉयलेट जाने में दर्द होगा और रुकावट भी पैदा होगी। अब बात करें किडनी की पथरी बनी किससे होती है। जो गुर्दे की पथरी है ये कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। गुर्दे की पथरी का सबसे आम प्रकार लगभग 80% मामलों में क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। यह तब बनती है जब कैल्शियम मूत्र में ऑक्सलेट के साथ जुड़ जाता है। तो यदि कैल्शियम और ऑक्सलेट दोनों जुड़ेंगे तो ये पथरी का निर्माण आपके शरीर में यानी किडनी में कर देंगे, जिस कारण आपका जो यूरिन है यानी मूत्र है किडनी से मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्र मार्ग में नहीं पहुंच पाएगा, दर्द होगा और क्या होगा, रुकावट भी पैदा होगी। प्रश्न पूछा गया मानव में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम की पहचान करें। पहले पानी वगैरह कहाँ पहुँचेगा, किडनी में। रक्त भी कहाँ पहुँचेगा, किडनी में। अब दोनों में से एक में से पानी का अवशोषण होगा, जो भोजन आपने खाया है उसमें जो अवशोषण हुआ पानी का वो, और जो आपके ब्लड में अमोनिया है उसका अवशोषण होके कहाँ मिलेगा, वो पानी में मिलेगा। वहाँ से वो मूत्रवाहिनी के द्वारा होते हुए मूत्र मार्ग पहुँचेगा, मूत्राशय पहुँचेगा। मूत्राशय में वो स्टोर होगा। जैसे ही 40 से 50% वो थैली आपकी भर जाएगी, आपको टॉयलेट जाने की इच्छा होगी और आप टॉयलेट जाके मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कौन मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है। तो मानव उत्सर्जन प्रणाली के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक जोड़ी वृक्क यानी 2 किडनियाँ होती हैं हमारे शरीर में। अब 2 किडनी हैं तो दोनों से अलग अलग क्या जाएगी, मूत्र वाहिनी यानी किडनियों से जो नली जा रही है मूत्राशय तक, तो 2 मूत्र वाहिनी हो गई। दोनों मूत्रवाहिनी से मूत्र कहाँ जा रहा है, मूत्राशय एक थैली में जमा हो रहा है और उस मूत्राशय से एक मूत्र मार्ग के द्वारा इस अपशिष्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। बात करें मध्य प्रदेश व्यापम में अभी तक जितने भी प्रश्न उत्सर्जन तंत्र से पूछे गए हैं इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी तक जितने भी प्रश्न हमने इस टॉपिक में कवर किए हैं ये सब रेलवे में आए हुए प्रश्न हैं। अब बात करेंगे व्यापम में कितने प्रश्न पूछे गए हैं उत्सर्जन तंत्र से। पहला प्रश्न है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या फिर परिवहन से। अभी हमने पढ़ा टॉपिक का नाम क्या है, उत्सर्जन। तो जो वृक्क है हमारा ये क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। किडनी क्या करती है, उत्सर्जन करती है। ब्लड से अमोनिया और खाने पीने की चीज़ें इनसे क्या अवशोषण करती है, पानी का अवशोषण करेगी। वो बाद में ये मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय में पहुंचेगा, उसके द्वारा मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया गुर्दा शरीर का अंग है क्योंकि इसकी सहायता से शरीर से तरल पदार्थ को नियमित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अम्ल क्षार संतुलन को नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। चयापचयी अपशिष्ट को हटाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो चीज़ें हमारे शरीर के लिए काम की नहीं है वो सब बाहर निकाल दी जाती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया वृक्क की निस्पंद इकाई क्या है। जो वृक्क की निस्पंद इकाई है ये ग्लोमेरुलस होती है। अभी हमने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा। अगला प्रश्न पूछा गया
ग्लोमेरुलर निस्पंद में उपस्थित आवश्यक पदार्थों का अवशोषण होता है। तो जो ग्लोमेरुलर निस्पंद है इसमें आवश्यक पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है? समीपस्थ कुंडलित नलिका में। अगला प्रश्न पूछा गया, मूत्र की सांद्रता का नियमन किस हार्मोन की उपस्थिति पर निर्भर करता है? एडीएच हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। जब आप चाय पीते हैं तो ये एडीएच हार्मोन सक्रिय हो जाता है। चाय कॉफ़ी पीने से क्या होता है? आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ सकता है। मूत्र में सांद्रण की क्रिया के द्वारा जब शरीर में पानी की कमी होती है तब वृक्क अधिक गाढ़े और कम मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, शरीर से जल हानि को रोकते हैं। कहने का मतलब गर्मियों में आपको पसीना के द्वारा आपका पानी बाहर निकलेगा, इस कारण क्या होता है? मूत्राशय से मूत्र कम निकलेगा, गाढ़ा निकलेगा और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, यूरियोटेलिक वे जंतु होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन किस रूप में करते हैं? जो जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक कहा जाता है। जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमोनियोटेलिक। जो जीव यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरियोटेलिक, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमीनोटेलिक कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, उत्सर्जन का क्या अर्थ होता है? ऐसे पदार्थों का निष्कासन जो शरीर का भाग नहीं है, यानी जिसकी शरीर को ज़रूरत नहीं है उन पदार्थों को निकालना उत्सर्जन कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, अमोनिया का यूरिया में रूपांतरण कहाँ होता है? अभी हमने बात की थी कि जो खाना हमने खाया है वहाँ से पानी, प्रोटीन वगैरह का अवशोषण किया, किडनी तक पहुँचा और उसी किडनी में जब ब्लड फिल्टर हो रहा है तो उसमें से अमोनिया निकालकर किस में चेंज कर दी जाती है? यूरिया में। यूरिया आपके पानी के साथ मिलकर मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्र मार्ग में जाती है और मूत्राशय से मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाती है। बात करें कशेरुकी वृक्क की आधारीय इकाई क्या होती है? तो कशेरुकीय वृक्क की यानी वृक्क की आधारीय इकाई क्या होती है? तो इसे नेफ्रॉन कहा जाता है। बोमन संपुट का कार्य क्या है? तो बोमन संपुट का कार्य निस्पंदन यानी फिल्टर करना है। निम्न में से वृक्क का भाग है? तो हेनले लूप यानी हेनले पास जो है वृक्क का भाग होता है। मूत्र में जल की अधिक मात्रा से कौन सा रोग हो जाता है? यदि मूत्र में जल की अधिक मात्रा हो तो इससे मधुमेह रोग हो जाता है, यानी शुगर हो जाती है। कारण क्या है? जैसे ही आपने भोजन किया, पानी पिया, उससे यदि ज़्यादा ही मात्रा में पानी का अवशोषण हो रहा है, तो अब जब पानी का ज़्यादा अवशोषण होगा तो जो चीज़ पानी आपको भोजन पचाने के लिए ज़रूरी है उसका अवशोषण पहले ही कर लिया जाएगा। जितना ज़्यादा अवशोषण होगा उतनी बार आपको टॉयलेट भी जाना पड़ेगा। इस कारण क्या हो जाता है? एक बीमारी बन जाती है जिसका नाम होता है मधुमेह। बात करें कृत्रिम गुर्दे द्वारा समय समय पर रक्तिका शुद्धि की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो इसे अपोहन कहते हैं यानी डायलिसिस। मांसपेशियों की नली जिसका माध्यम से संग्रहित मूत्र शरीर से बाहर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो मूत्र मार्ग कहा जाता है। मूत्र के संगठक हैं, अभी हमने पढ़ा था कि 95% इसमें जल होता है, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य पदार्थ होते हैं। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जक पदार्थ क्या है? मनुष्य का जो मुख्य उत्सर्जक पदार्थ है ये यूरिया होता है। पेशी नलिका के अंत में मूत्रीय छिद्र क्या कहलाता है? तो ये मूत्र मार्ग कहलाता है।
बात करें अगले प्रश्न की, शरीर में उपापचयी अपशिष्ट निष्कासन की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? शरीर में उपापचयी अपशिष्ट निष्कासन की प्रक्रिया को उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। मूत्राशय के खुले द्वार को क्या कहते हैं? तो मूत्रमार्ग कहते हैं। मानव का सेम आकृति का उत्सर्जी अंग क्या है? तो ये क्या है? वृक्क यानी किडनी होती है। वृक्क की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। मानव उत्सर्जी युक्त अपशिष्ट जल कहलाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? सीवेज। मानव उत्सर्जी युक्त अपशिष्ट जल सीवेज कहलाता है। अतः मानव में उत्सर्जन युक्त अपशिष्ट जल जहाँ एकत्रित होता है उसे सीवेज कहते हैं। अपशिष्ट जल सीवेज कहलाता है। जैसे आपका टॉयलेट और लैट्रिन का पानी कहाँ जाता है? लैट्रिन टैंक में। अब उसे जब बाहर नाली में निकाला जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? सीवेज लाइन। मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद यूरिया होता है। अंग पूछे तो कौन होता है? तो अंग आपका किडनी होती है, क्योंकि किडनी के द्वारा ही निकाला जाता है। प्रत्येक वृक्क कहलाने वाली लगभग लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है। जो प्रत्येक वृक्क, जिसे वृक्काणु नेफ्रॉन बोलते हैं, ये लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है। इन छोटी नलिकाओं के माध्यम से आपका ब्लड फिल्टर होगा। फिल्टर होकर जो अमोनिया है वो यूरिया में चेंज होकर पानी के साथ मिल जाएगा। आगे जाके यही मूत्र का निर्माण करता है। एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निम्न में से किसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है? वृक्क रोग का, यानी किडनी शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। गुर्दे का वजन 150 ग्राम होता है। आकार सेम के बीज या काजू की भांति होता है। शरीर के पीछे कमर की और रीढ़ के ढांचे के नीचे दोनों सिरों पर स्थित होते हैं। अभी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि सेम के बीज के आकार की या फिर राजमा के आकार का। स्वेद, जिसे पसीना कहते हैं, पसीना में क्या होता है? तो पसीना जल, लवण, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं पसीना में। आपने गर्मियों में देखा होगा आपके चेहरे पर पसीना आता है, वो गलती से आपके मुंह में चला जाता है तो वो खारा टाइप का लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? जल होता है, लवण होता है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अपोहन का उपयोग किस मरीज के लिए किया जाता है? जिसकी किडनियां खराब हो गई हैं उनके लिए। तो वृक्क में समस्या वाले मरीज के लिए अपोहन यानी डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। पसीना सर्वाधिक कब आता है? पसीना सर्वाधिक कब आता है? तापमान अधिक हो या फिर आर्द्र हवा हो। जब पसीना अधिक होगा, तापमान अधिक होगा यानी गर्मियों के दिनों में, या फिर हवा आर्द्र हो। आर्द्र का मतलब जो बरसात का टाइम होता है, उमस हो ज़्यादा तो क्या होगा? पसीना ज़्यादा आएगा। अगला प्रश्न, कौन सा अंग है जो अतिरिक्त जल, वसा एवं अन्य अपचायक अपशिष्ट को निकालता है? तो ये त्वचा है जो अतिरिक्त जल, वसा, अन्य अपचायक अपशिष्ट को निकालती है। कृत्रिम वृक्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। खोलदार अंडे देने वाले पशु इस रूप में अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं। जो खोलदार अंडे देने वाले पशु होते हैं वो यूरिक अम्ल के रूप में अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं। सरीसृपों और पक्षियों जो अंडे देने वाले हैं, यूरिक अम्ल लीवर में अमोनिया के रूपांतरण से बनता है। यूरिक अम्ल बहुत घुलनशील नहीं है। पक्षी की अपशिष्ट की बूंदों में देखा जाने वाला यह एक सफ़ेद चिपचिपा ठोस पदार्थ है। यह ठोस नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के रूप में यूरिक एसिड एक अंडे के भीतर सीमित तरल भाग में दूषित नहीं करता है। इस प्रकार अंडे के भीतर विकास के अपने चरण के दौरान सरीसृप और पक्षी यूरिक एसिड का नाइट्रोजन अपशिष्ट के अंतिम रूप में उत्पादन करते हैं। उस अंग का नाम बताइए जहां घनाभ उपकला अस्तर बनाती है, यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। तो ये वृक्क नलिकाएं होती हैं जहां पर घनाकार उपकला अस्तर बनाती हैं और यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं।
बात करें टेरिडोफाइट्स के पुरुष लिंग अंग का नाम बताना है, तो एथेरिडिया कहा जाता है टेरिडोफाइट्स के पुरुष लिंग अंग का नाम। ये थोड़ा ज़्यादा डीप पूछ लिया है, पेपर में भी ANM के पेपर में आया हुआ है। बात करें पुरानी लाल रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में नष्ट हो जाती हैं, यह कहाँ नष्ट होती हैं, तो ये अस्थि मज्जा में नष्ट होती हैं। ये थे उत्सर्जन तंत्र से बनने वाले अभी तक के सभी प्रश्न। इसके पहले हमने जितने भी प्रश्न किए हैं वो रेलवे परीक्षा में पूछे गए हैं, और आज की इसी क्लास में जो 34 प्रश्न सॉल्व किए हैं ये मध्य प्रदेश व्यापम की समस्त परीक्षा में पूछे गए हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।